हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर साथ में इसके साथ रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा इसमें। तो ये जो मॉक टेस्ट है, आपको पता है कि जो पुलिस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें जो मैथ का सेक्शन जो वो बढ़ा दिया गया है 20 मार्क्स का। तो मैथ में ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, आपका बेसिक से ही पूछा जाएगा, जिसमें रेशो हो गया, LCM हो गया, HCF हो गया। तो अब जो हम अभी फ़िलहाल कवर कर रहे हैं जो मैथ के सेक्शन में, वो रेशो और LCM HCF के आपके जो क्वेश्चन वो रहने वाले हैं। क्योंकि मैथ का 20 नंबर का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। अगर 20 में से आउट ऑफ आपका 18 ठीक हो जाते हैं तो आपकी मेरिट जो वो आपके लिए जो वो ईजी बन सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं और हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे जो वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी पीछे जो हमने मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपका जिसमें कि आपका HPGK है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ का सेक्शन है। तो ये चारों सेक्शन के जो मॉक टेस्ट है वो पीछे अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि 36 से 39 वीडियो होगी, ठीक है। मिक्स मॉक टेस्ट है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट जो वो HP पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे सारी वीडियो को ईजिली वॉच आउट कर सकते हैं। और डेली आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे। आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा होगा कि यूट्यूब में आपको वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ वीडियो जो अपलोड की जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन रियासत का नाम क्या था। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीन रियासत है उसका नाम क्या है? हिंडूर है, त्रिगर्त है, बिलासपुर है या फिर सुकेत है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत जो वो त्रिगर्त है। कौन सी रियासत है? त्रिगर्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और त्रिगर्त किसका पुराना नाम है? त्रिगर्त जो आपका कांगड़ा का पुराना नाम है। त्रिगर्त हो गया, ठीक है। फिर साथ में नगरकोट हो गया और भीमकोट हो गया। ये सारे आपके कांगड़ा के पुराने नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है, ठीक है, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो वो कहाँ पर स्थित है? तो सोलन में है, पालमपुर में है, सिरमौर में या शिमला में है। तो नेशनल बायोलॉजिकल जो लेबोरेटरी है वो आपकी पालमपुर में स्थित है। कहाँ पर? पालमपुर। और पालमपुर कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो मंडी रियासत के संस्थापक बताने अपने अब। तो ये वीर सेन थे, सूरज सेन थे, विजय सेन थे या फिर अजवर सेन थे। तो मंडी रियासत के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो मंडी रियासत के संस्थापक जो है वो अजवर सेन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो वो कौन सी है? तो ये पार्वती है, शानन है, बिनवा है या भांकड़ा नंगल है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो वो शानन जल विद्युत परियोजना है, जो कि कहाँ स्थित है? जोगिंदर नगर में। कहाँ पे स्थित है? जोगिंदर नगर। कहाँ पे? ये मंडी में, जोगिंदर नगर में। और क्या स्थित है? राजस्व प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, राजस्व प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे पटवारियों की ट्रेनिंग होती है, वो भी आपकी जोगिंदर नगर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई नहीं, पंचायत है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पंचायतों वाला जो पंचायतें हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पंचायतों वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे अधिक पंचायतें हैं? तो ये कांगड़ा है, बिलासपुर है, मंडी है या फिर शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंचायतों वाला जो जिला है आपका वो कांगड़ा जिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू या शिमला। तो सूर्य मंदिर आपको पता है कि शिमला में स्थित है। शिमला में कहाँ? नीरथ में। शिमला नीरथ में स्थित है सूर्य मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में है, मंडी में, कांगड़ा में या फिर बिलासपुर में। तो आपको पता है कि एक बंदली वन्य जीव अभयारण्य हो गया, कहीं पे बंदली कहीं पे बांदली लिखा होता है,
शिकारी देवी हो गया, ठीक है, बंदली हो गया, शिकारी देवी हो गया, नारगू हो गया। ये तीनों जो वन्य जीव अभयारण्य, एक हो गए, दो और तीन, ये तीनों आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो वो 7 झीलों का समूह कहलाती है? 7 झीलों का समूह कौन सी झील है? ये खजियार झील है, डल झील है, मणिमहेश झील है या लांबा झील है? तो ये जो लांबा झील है, ठीक है, लांबा झील, ये 7 झीलों का समूह कहलाती है। लांबा झील जो ये है 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का समूह जो आपकी लांबा झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस शहर को खुंब नगरी के नाम से जाना जाता है? तो धर्मशाला को, बिलासपुर को, शिमला को या सोलन को? तो आपका जो सोलन है, सोलन डिस्ट्रिक्ट, इसको आप किस नाम से जानते हैं? खुंब नगरी के नाम से जाना जाता है सोलन सिटी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांकड़ा बांध, ठीक है, जो भांकड़ा बांध है, कौन सा बांध है? भांकड़ा बांध है, ये कौन सी नदी पे जो वो स्थित है? तो भांकड़ा बांध जो आपका ब्यास नदी पे स्थित है, सतलुज पे, यमुना पे या रावी पे? तो भांकड़ा बांध आपको पता है कि कौन सी नदी पे स्थित है? सतलुज नदी पे, ठीक है। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतोद्री है, संस्कृत नाम शतोदर है, ठीक है। यमुना नदी का एक ही नाम है जिसको आप जानते हैं कालिंदी के नाम से, ठीक है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषाणी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वह पुरुषाणी है, संस्कृत नाम है इरावती। और आपकी ब्यास नदी रह गई, ब्यास नदी का वैदिक नाम जो वो है अर्जकिया। क्या नाम है? अर्जकिया। संस्कृत नाम है विपाशा। और एक बची आपकी चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब। चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो है अस्किनी। और इसका संस्कृत नाम जो है वो है आपका चंद्रभागा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो द हाउस वाज फायर, ठीक है, द हाउस वाज ऑन द फायर, क्या जाएगा यहाँ पे? ऑन द फायर। द हाउस वाज ऑन द फायर, जहाँ भी आग लगने की बात होती है तो वहाँ पे ऑन द फायर लिखा रहता है, ऑन फायर। द हाउस वाज ऑन फायर, ऑन फायर आ जाएगा, ठीक है, ऑन द फायर। दानी आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, द हाउस वाज ऑन फायर आ जाएगा। तो जहाँ भी आग लगने की बात होगी वहाँ पे सीधा ऑन आ जाएगा, द हाउस वाज ऑन फायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई विल मीट यू डैश पार्क। तो पार्क क्या है आपकी? पार्क आपकी लोकेशन है। तो लोकेशन के साथ आप हमेशा एट का यूज़ करेंगे, लोकेशन और टाइम के साथ आप एट का यूज करेंगे। कौन सी लोकेशन? डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम के साथ आप एट प्रपोजिशन जो वो यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। तो ये जैसे टेबल है, ठीक है, ये टेबल माना आपने। अब बिल्ली जो वो यहाँ पे बैठी है, ये बिल्ली आ गई, ठीक है, यहाँ पे बैठी है। तो ये क्या, जो इस सरफेस को टच नहीं है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? अंडर द टेबल, ठीक है। अब दूसरा टेबल ये है, ठीक है। अब ये बिल्ली आई है बैठी, ठीक है, ये बिल्ली बैठी है, ये ज़मीन पे भी लग रही है और इस सरफेस पे भी लग रही है। तो इस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे विनीथ, ठीक है। दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन जब सटा हुआ होता है तो विनीथ, और जब यहाँ पे सटा हुआ नहीं होगा तो अंडर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में बिलो होगा तो बिलो नहीं भरा जाएगा। बिलो का मतलब नीचे होता है, लेकिन बिलो कब भरा जाता है? बिलो जब भरा जाता है जब किसी लेवल से नीचे हो, जब किसी लेवल से नीचे हो, ठीक है। द वाटर लेवल ऑफ द सी अंडर द बिलो द डेंजर एरिया। तो इस कंडीशन में जो आप बिलो की यूज़ करेंगे, अंडर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अंडर। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी इज़ अफ्रेड डैश द डार्क। तो आपको मैंने 100 बार बता चुका हूँ इसको कि अफ्रेड के साथ ऑफ और SCARD, स्केर्ड, स्केर्ड के साथ भी दोनों का मतलब क्या हुआ? डरा हुआ, ठीक है।
दोनों के साथ आप यूज़ का यूज़ करेंगे। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डिपेंड्स हिज पेरेंट्स फॉर स्पोर्ट्स। तो ध्यान रखेंगे स्पोर्ट करना, ठीक है। डिपेंड्स के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है, ऑन प्रपोजिशन का। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर स्पोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक इज़ डैश द शेल्फ। तो एट आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा या इन आ जाएगा। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, ठीक है। ये शेल्फ है और यहाँ पे आपकी बुक रखी गई है, तो शेल्फ के ऊपर रखी गई और टच में किसी सरफेस को टच कर रही है, तो उस कंडीशन में आप ऑन का यूज़ करेंगे। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा इज़ लुकिंग फॉरवर्ड हर वेकेशन, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि लुक के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है। लुक एट यूज़ होता है, लुक इन यूज़ होता है, लुक फॉर यूज़ होता है, लुक के साथ आफ्टर यूज़ होता है, लुक के साथ फॉरवर्ड यूज़ होता है। और भी होते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। लुक एट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कहीं देख रहे हो आप, ठीक है, देखना। लुक एट का मतलब सिंपल सा देखना। लुक क्या नहीं होता, इसका मतलब भी देखना होता है, एक शॉर्ट विजिट में देखना, ठीक है, किसी चीज़ से देखना, मतलब किसी खिड़की खड़े होकर सामने की ओर देखना, तो लुक इन। और लुक फॉर होता है ढूंढना, क्या ढूंढना, कोई चीज़ ढूंढना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, क्या होता है, देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू होता है, ठीक है, टू, यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू होता है ये प्रॉपर। तो इसका होता है किसी का उत्सुकता से इंतज़ार करना, ठीक है, उत्सुकता से इंतज़ार करना, लुक फॉरवर्ड टू। और एक होता है लुक इनटू। लुक इनटू इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, क्या, जांच पड़ताल करना। तो नेहा इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेकेशन टू, क्योंकि फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू फॉलो होगा। बस ये ध्यान लेना कि लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू फॉलो होगा। और तो फॉरवर्ड होता है उत्सुकता से इंतज़ार करना। नेहा जो वो छुट्टियों का उत्सुकता से इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका यहाँ से मैथ का सेक्शन जो वो स्टार्ट होता है। तो मैथ जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए और बेसिक लाइफ में कैलकुलेशन के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो मतलब ये हो गए आपके बॉयज़, ठीक है, ये हो गई आपकी गर्ल। इनका रेशो दे रखा है 7:5। इनका रेशो कितना दे रखा है, 7:5, ठीक है। अब बोला कि यदि स्कूल में 240 छात्र है, स्कूल में कितने छात्र हैं, टोटल 240, ठीक है, 240 छात्र है किसमें, स्कूल में। और हमारे पास कितना रेशो में, 7:5। तो ये 7 प्लस कितना कर देंगे हम, 5, ये आ जाएगा 12। यूनिटी मेथड है, यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं हम ऐसे। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240। हमें कितनी यूनिट की चाहिए वैल्यू, 1 यूनिट की। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 कैसे आ जाएगा, जब आप 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, ये आ गया आपका 20। तो मतलब 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 240 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। यहाँ पे यूनिटरी मेथड चलता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है, 1 यूनिट से वैल्यू से दोनों की जो वैल्यू आपकी जो यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे कितना क्वेश्चन पढ़ना अपने ध्यान से, क्वेश्चन पर से क्वेश्चन में आपका आंसर जो वो छिपा होता है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 7:5, मतलब 7:5 है। अब बोला कि यदि स्कूल में कुल छात्र 240 हैं, कुल छात्र कितने 240 हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कों की संख्या बोला है, लड़कों की, तो ये इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें आ गई, ठीक है। 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 240 है। हमें हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। ऐसे क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड से आपको हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हमारे क्वेश्चन सही चल रहा है या गलत चल रहा है वो भी हम लास्ट में वेरीफाई कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। अच्छा, पूछा गया लड़कों की संख्या का अनुपात है, लड़कों की संख्या पूछी, लड़कों की संख्या कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये 7 यूनिट है,
तो इस चीज़ को आपने हमेशा यूनिट में लिख के चलना है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 दूनी 14, 140 और 20 पंजे 100। ये आगे बॉयज़ कितने आ गए, 140 बॉयज़ आ गए, और गर्ल कितने आ गए, गर्ल आ गई 100। अच्छा 140, 140 और 100 कितने हो गए, 240, यही आ गए हमारे पास। अगर आपने वेरीफाई करना तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, 140 प्लस 100 240, ये यूनिटरी मेथड में यही आ गया घूम फिर के। तो हमसे पूछा गया, अगर लड़कियों की पूछता तो 100, हमसे लड़कों की पूछा गया है तो 140 इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और ये इसके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो ये दोनों वैल्यू जो है ये आपकी 240 नहीं बनेगी। तो यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल ईजी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आप यूनिटरी मेथड की तरह करोगे, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो वीडियो आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, और मैथ को आप स्किप भी नहीं कर सकते। पहले था आपका पुलिस में मैथ में पूछा जाता था मैथ का ये 10, 12, 15 नंबर तक का, अब जो है वो ये पूछा जा रहा है पूरे 20 नंबर के, लगभग पटवारी के बराबर ही 5 क्वेश्चन कम है इसमें। बाकी पूरा आपको सारा क्वेश्चन जो आपको मेंशन कर रखा है सिलेबस, उससे भी आपने वाइड पढ़ के जाना है, ताकि एग्जाम में कुछ भी डाल सकते हैं। सिलेबस दे रखा है पर मैथ का बोला तो बेसिक मैथ का आपके वहाँ पे कुछ भी वो डाल सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, ठीक है। फिर लिख लेते हैं बॉयज़ और गर्ल, रेशो कितना है, 4:3, मतलब 4:3। अब बोला यदि कक्षा में कुल 70 छात्र है, ठीक है, कक्षा में कुल 70 छात्र है, कितने हैं, 70 छात्र हैं, और हमारे पास रेशो में कितने हैं, 4 + 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 10 कैसे आए, 70 को 7 से भाग करके हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब पूछा गया कि लड़के और लड़कों की संख्या कितनी होगी, मतलब लड़कियों की और लड़कों की कुल संख्या दे रखी है हमारे पास 70 है, लेकिन अलग अलग पूछी है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकलाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकलाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो बॉयज़ जो आपके 40 हैं और गर्ल्स जो आपकी 30 है, ठीक है। तो कौन से आए, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। सिंपल से क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चन है, बस आपने हमेशा यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। ज़्यादातर यूनिटरी मेथड आपके इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यूनिटरी मेथड एक परसेंटेज, ध्यान रखना, दो मेथड ये ट्रिक के हैं सिंपल। अगर आप बेसिक से शॉर्ट आउट करेंगे इनको, तो बेसिक से आई थिंक ये लंबे जाएंगे, उस बेसिक से जो आप कैसे जितना भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेज का निकल जाता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक्स मानेंगे, क्या क्या करेंगे आप, उससे आप फिर ये क्वेश्चन जो आपके लंबे हो जाते हैं। तो ये है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याएं मान लो आप, कौन सी, ये आपकी ए और बी, कितनी दे रखे हैं, ये 5:3, 5:3 दे रखी है। बोलता है कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या ये जो संख्या ये 5 हमारे पास 5 दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है 25। तो हमें ये यूनिटरी मेथड से लेवल में करने, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। तो सिंपल सा बात है, 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, हमें सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस यही ध्यान रखना है आपको। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5, कैसे, 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई और 5 यूनिट की वैल्यू 25, ये 5 यूनिट आ गई, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 25 बना ये। तो यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 5 × 15। तो यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी कितनी होगी, 15 होगी। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी इसकी 40। अगर पूछा हो कुल संख्याओं का योग पूछा हो तो 40, अगर पूछा हो तो ना पूछा हो तो यहाँ क्वेश्चन आपका यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो पहली संख्या 25 तो दूसरी संख्या जो वही सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या आपकी 15 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संख्याओं का गुणनफल 240 है और HCF 4 है, तो LCM फाइंड आउट करो। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर आपके पुलिस और पटवारी के एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, माना दो संख्याएं हैं A और B, इनका गुणनफल दे रखा है, ये कितना है 240 और इज इक्वल टू HCF, ये फार्मूला होता है, ठीक है, HCF गुणा LCM, इस फार्मूले से क्वेश्चन निकलते हैं। अगर योग दे रखा हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करना, अपने क्वेश्चन ईजिली निकल जाते हैं। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमारे पास 240, HCF के अंदर रखा है 4, हमें क्या बोला है LCM फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM यहाँ रह गया आपका, ठीक है, HCF 240 है, ये नीचे आ जाएगा 4, तो और 6 चौके 24 60, तो LCM आ जाएगा आपका 60, ठीक है, जब भाग करेंगे आप तो 60 इसका जो भी है LCM आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा बस जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी की लैंग्वेज को समझना, ठीक है। आप मैथ में ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगा सकते कि हाँ इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाना, अपने जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, और ये फार्मूले छोटे मोटे याद रख लेने, ठीक है, ये फार्मूला ऐसे ही चलता है। बस अगर यहाँ योग दे रखा हो तो प्लस कर लो, गुणनफल दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 3 संख्याएं, ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, LCM HCF का ही। अब 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है, माना 3 संख्याएं कौन कौन सी है A B C, रेशियो में कितने दे रखी है 3:4:5, इनका LCM कितना है, LCM कितना है, LCM दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 2400, LCM कितना दे रखा है 2400, तो HCF फाइंड आउट करना है, HCF जो इनका फाइंड आउट करना है। तो LCM कितना दे रखा है हमारे पास है 2400, और यहाँ पे जो 3 संख्या है वो संख्याएं कितनी है, तो ये जो संख्याएं ये हमारे पास है, ये मल्टीपल जो होता है ना यही LCM होता है वास्तविक में, ये जो मल्टीपल है यही LCM भी होता है आपका। अब 5 के 20, ठीक है, 20 और 3 23, एक तो मल्टीपल जब दिया रखा आपका, तो ये दे रखा आपका मल्टीपल 2400, तो ये दे रखा हमें रेशो में, तो ये 5 4 9 3 12, तो ये हमारे पास कितने पार्ट की वैल्यू दे रखी है 12 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 2400। हमें जो आपका निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, ये प्लस नहीं करना है, यहाँ पे मैं बोल मल्टीपल रहा हूँ और कर रहा हूँ प्लस, ये प्लस नहीं करना, ठीक है, ये मल्टीपल दे रखा है, तो मल्टीपल जो LCM जो होता है हमारा वो मल्टीपल ही होता है, तो मल्टीप्लाई करनी है 5 के 20, ठीक है, 20 यहाँ 60, ठीक है, तो 60 पार्ट की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास है 2400, और यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी आपके पास वो आपका HCF ही निकलेगा, 6 चौके 24 40, तो ये 40 जो आपका यहाँ पे HCF जो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या यूनिटरी मेथड से चलना, पर ये ध्यान रखना कि LCM, अगर LCM है ये LCM दे रखा है ना, और LCM जो तब संख्याओं का मल्टीपल ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। और HCF क्या होता है, LCM जो होता है, पहले LCM और HCF समझ लो, ठीक है, LCM जो होता है सबसे कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन नंबर, और HCF हाईएस्ट कॉमन नंबर, मतलब 40 जो है इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर ही है इसमें, जो तीनों संख्याओं से आपका जो वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हैं 12 120 आ जाएगा, 4 चौके 16 160 आ जाएगा, 5 चौके 20 क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करके बताता हूँ आपको कि HCF जो 40 है, ये 40 कैसे है यूनिटरी मेथड से, HCF जो 40 कैसा है, जो इसको हम आगे जो इसका वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू चली आ गई हमारे पास कितनी 40 ना, तो अब ये तीनों संख्याएं पूछी होती, तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते पहले, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 120 हो गया, ठीक है, फिर 4 को 4 से 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर ये जाता आपका कितना 160, और फिर 4 को 50 से मल्टीप्लाई करते फिर हो जाता है 200। अब ये LCM है, LCM जो होता है जो वो होता है कि सबसे बड़ी नंबर, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा जो कॉमन जो इन सब से भाग हो जाए, ठीक है, जो इन सबको सबसे भाग हो जाए, तो 2400 ये इसका LCM, इनका LCM जो ये नंबर, ये अगर नंबर पूछे होते तो ये नंबर आने थे 120 160 100 200, तो LCM 200 2400 है, 2400 जो इन तीनों से भाग होता है। HCF पूछा गया है, तो HCF देखो 40 जो इन तीनों से हाईएस्ट कॉमन नंबर है, ये
कॉमन नंबर है HCF हाईएस्ट कॉमन नंबर इन तीनों से तीनों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्योंकि 40 के पहाड़े में 120 भी आता है, 160 भी आता है, 200 भी आता है। अगर माना कि 50 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो 50 के पहाड़े में सिर्फ 200 आता है, ये दोनों नहीं आते। तो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट कॉमन जो नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या नंबर जो होता है वो आपका HCF जो वो होता है। तो यहाँ पे जो HCF आपका जो 40 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास AB, इनका रेशो क्या दे रखा है 7:9, 7:9 अनुपात है। उनका लघुत्तम जो समावर्तक है 630 है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि जो LCM है वो हमेशा मल्टीपल होता है। LCM कितना है 630 है, और यहाँ पे कितना है 7 और 9 है। अगर LCM बोला है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 9 7 63। यूनिटरी मेथड से चलेगा, 63 पार्ट की वैल्यू 630, 1 पार्ट की वैल्यू 10, क्योंकि जब 630 को आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएंगे। अब पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए, बस संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं कौन सी है। तो ये यूनिटरी मेथड, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। यहाँ भी एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, 19। तो संख्याएं कौन सी है 70 और 90 है। यही क्वेश्चन है सेम ही, पर थोड़ा सा बस यहाँ पे हमसे HCF पूछा गया है, यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है संख्याएं पूछी गई है। अगर यहाँ पे भी संख्याएं पूछी जा सकती है, जैसे HCF ना पूछना उनका HCF पूछा, यहाँ पे HCF भी नहीं पूछ सकते हैं, संख्याएं पूछ सकती है। तो संख्याएं कौन सी है वो संख्याएं ये है 120, 160, 200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघुत्तम समावर्तक LCM, इसका LCM, ठीक है। तो जैसे अगर विधि से जैसे निकालते हो आप वैसे निकालना है तो ऐसे निकालो, वैसे ऐसे निकालने की जरूरत तो होती नहीं है, सिंपल हो गया था छोटी छोटी संख्याओं का पता, ठीक है। सबसे पहले हम 4 से चलते हैं, 4 चौके 16 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। फिर हम 2 से चलेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 2 3 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 4 3 12 हो गया। जैसे इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। 20 चौके 80, 80 हो गया, 80 गुना 3 हो गया, 8 3 24, 240। तो 240 जो इसका LCM हो गया। ऐसे निकालते हैं LCM, मतलब हाई लीस्ट कॉमन जो नंबर जो फैक्टर होता है वो ये है 240। 240 जो वो इन सब से जो ये भाग जाता है, तो 240 जो आपका LCM हो जाएगा। अब यहाँ पे HCF पूछा आपसे, तो HCF क्या होगा HCF भी जो आपका सिंपल होगा 10 35, ठीक है, 10 35 और 55 का HCF मैंने क्या बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन संख्या देखनी है अपने सिंपल भाषा में, ठीक है। 2 से हम इसको रहने देते हैं, सीधा 5 से चलते हैं, ठीक है। 5 से चलते हैं तो 5 दूने 10, 7 5 35, 11 5 55। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम 2 से करते हैं, अब तो ये 2 1 7 11, फिर ऐसे करने लगेंगे ये। तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 5 जो है, जो यहाँ पे 5 है, 5 जो ये इन सब को जो सब में कॉमन है कि सबसे ये सबसे भाग चले जा रहा है। 5 को जब हम 10 से भी काट सकते हैं, 35 भी, 11 55 भी, तो 5 इन चारों को जो तीनों को जो वो भाग दे रहा है। तो ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो एक है, पहले 1 से 10, 1 में 10, 35 1 में 35, 55 1 में 55। दूसरा आपका 5 है, ठीक है, 5 दूने 10, 5 7 35, 11 5 55। तो हाईएस्ट कॉमन ये कॉमन है इन सब में, ये सबसे जो वो सबको भाग कर सबसे भाग जा रहा है, ठीक है। तो 5 जो आपका जो आप इसमें क्या हो जाएगा HCF जो वो 5 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5 इन तीनों से जा रहा है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है इनमें आगे कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो ये थे आपका आज का सेशन, जिसमें आपके 26 क्वेश्चन थे। 26 क्वेश्चन में से आपका हाईएस्ट स्कोर कितना रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी है भी आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।